जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका सीटेट का जो एग्जाम आज यानी कि 13 जनवरी को हुआ है, उसमें मैथ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों, आज हमें मैथ के पूरे 15 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, तो करेंगे इन सभी क्वेश्चन को। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 35 लीटर, 560 मिलीलीटर और 875 मिलीलीटर को हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो साथियों, इनकी दोनों की यूनिट अलग अलग दे रखी है, लीटर और मिलीलीटर में दे रखा है और ये सिर्फ मिलीलीटर में दे रखा है। तो पहले इस लीटर वाले को सिर्फ मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा 35,560 मिलीलीटर, 35,560 ml हो जाएगा। और ये हमारा 875 ml, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे नीचे। तो 875 को इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 505 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 8 5 13 और एक हमारा हासिल का 14 का 4 हो जाएगा और एक हासिल का लगेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3। तो हमारा ये 36,435 ml आ जाएगा। अगर हम इसको दोबारा से लीटर और मिलीलीटर में चेंज करें तो हमारा आ जाएगा 36 लीटर और 435 मिलीलीटर। तो ये हमारा ऑप्शंस मैच कर रहा है 36 लीटर से ऑप्शन नंबर 3, 36 लीटर और 435 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो आपके मैथ पोर्शन में पूछा गया है। एक शंकु की पार्श्व सतह कैसी दिखाई देती है, गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या फिर आयताकार। तो साथियों, एक शंकु बना लेते हैं। पहले ये हमने एक शंकु बना लिया। अगर हम इसको एक साइड से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, गोलाकार तो दिखाई नहीं देगा, त्रिभुजाकार दिखाई दे सकता है, वर्गाकार में दिखाई नहीं देगा और ना ही आयताकार दिखाई देगा। तो अगर हम कोई भी शंकु रखा हुआ है, कोई कोन रखी हुई है, जैसे हमारी बर्थडे की टोपी होती है, जो टोपी लगाते हैं जन्मदिन पर, वो टोपी हम अगर वो हमारी कहीं पर रखी हुई है और हम उसको दूर से देखेंगे तो हमें वो त्रिभुज के आकार की दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर किसी स्कूल में क्लास 9:15 पर शुरू होती है और लंच ब्रेक 12:55 पर होता है तो कक्षाओं की कुल अवधि कितनी होगी, यानी कि कक्षा कितनी देर चली है। तो साथियों, यहां से ध्यान देंगे, 9:15 बजे आपकी क्लास शुरू हो रही है और लंच कब हो रहा है, 12:55 पर। तो इसमें सीधा अगर हम देखें तो यहां पर हम इसको 3 घंटे जोड़ेंगे तो हमारा कितना टाइम आ जाएगा। अगर 9:15 में 3 घंटे हम ऐड कर देंगे, 3 घंटे, तो हमारा टाइम आ जाएगा 12:15। तो अब कितने मिनट और बचे हमारे बच रहे हैं 40 मिनट और, यहां पर 40 मिनट और बच रहे हैं। तो हमारा पूरा समय हो जाएगा 12:55 हो जाएगा। दोबारा ध्यान देंगे, अगर 9:15 में हम 3 घंटे जोड़ देंगे तो हमारा 12:15 बज जाएगा, 12:15 हो जाएगा। अगर इसमें 40 मिनट और जोड़ देंगे हम 40 मिनट तो हमारा 12:55 पूरा समय आ जाएगा। तो हमें कितना टाइम जोड़ा है, 3 घंटे जोड़े हैं, 3 आवर और 40 मिनट, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों, माध्य और औसत एक ही बात होती है। तो पहले हम अपनी पहली 10 विषम अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। साथियों, विषम भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमारी 2 अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि 2 एक सम संख्या है, इसलिए हमारी अभाज्य संख्या स्टार्ट होगी 3 से। 3 और 3 के बाद होगी 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, 29 और लास्ट में 31। तो ये हमारी होगी अभाज्य संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई हमारी पूरी। अब इनका हमें औसत निकालना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। सबके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, हम सबको जोड़ना पड़ेगा। और भाग कितने से करेंगे, ये कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो 10 से इनको भाग कर देंगे। अगर हम इनका टोटल करें, जो ये हमारी 10 संख्या है, तो हमारा टोटल निकल के आएगा 158, 158 आ जाएगा। और 10 से इसको भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15.8, यानी कि हमारा माध्य कितना आ गया, हमारा माध्य आ गया 15.8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों, छात्रों को मिले हुए कुछ अंक हैं, तो कितने छात्रों को 5 के बराबर या 5 से अधिक अंक मिले हैं। तो सिंपल देख लेंगे कितनी संख्या 5 से ज्यादा है। तो 1 2 3 4, क्योंकि 5 के बराबर ही पूछी इसलिए इसको भी काउंट करेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमारे कुल जो 5 या 5 से ज्यादा निकल कर आए हैं ये है 16 छात्रों को। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न देखेंगे, 51 से 100 के बीच अभाज्य युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं अभाज्य युग्म होता क्या है। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 आए उनको बोलेंगे हम अभाज्य युग्म। जैसे
एक 3 होगी पहली संख्या, दूसरी होगी 5। ये दोनों अभाज्य संख्या है और इन दोनों का अंतर कितना है? अगर 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ये एक अभाज्य युग्म होगा। लेकिन यहां पर हम इनको नहीं करना है, यहां पर हमें निकालना है 51 से 100 के बीच। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखेंगे पहले हम 51 से 100 के बीच आई हुई सभी अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद हम अभाज्य युग्म का पता लगा लेंगे। तो 51 से 100 के बीच जो अभाज्य संख्याएं आएंगी वो होगी 53, 53 के बाद हमारी होगी 59, 61 हो जाएगी, 61 के बाद हो जाएगी 67, 67 के बाद 71 हो जाएगी हमारी, 73 हो जाएगी, 79 हो जाएगी, 79 हो जाएगी और 83 हो जाएगी, 89 हो जाएगी और 97 हो जाएगी। तो ये हमारी सभी 51 से 100 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है वो हमने लिख ली है। अब किन दो के बीच और किन दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर आएगा? तो पहली तो हमारी होगी 59 और 61, एक युग्म हमें मिल गया। इसके बाद देखेंगे तो हमारी 71 और 73, दूसरा युग्म ये हो गया। और आगे देखेंगे तो हमें कोई युग्म नहीं मिल रहा है। तो हमारे 2 युग्म हो गए अभाज्य संख्याओं के, 59 61 एक हो गया और 71 73। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 युग्म होंगे ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। इसको थोड़ा सा सोल्व करना था। यहां से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिंपली सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करते हैं इनको डायरेक्ट इस तरीके से, 9 और 5 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा। 9 और 7 16, 16 और 1 17 का 7 हो जाएगा, हासिल फिर 1 लगेगा। 5 और 8 13 और 1 14 का 4, हासिल फिर 1 लगेगा। और 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8, ये हो जाएगा। और प्लस x आ जाएगा इक्वल टू में 9090 हो जाएगा। और जब इसको इधर लेके जाएंगे पक्षांतर करके तो उधर घटा में जाएगा ये, यानी कि इसको घटा देंगे हम 9090 में से, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 8474, ये घटा देंगे। तो यहां से 2.5 लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ फिर 2.5 लेंगे, इधर को 10 हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा और यहाँ बचेगा हमारा 8 और 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, कुछ नहीं बचेगा यानी कि। तो हमारा उत्तर आ गया 616 जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 616, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 जो आपके आज के सीटेट के पेपर में पूछा गया है। वह सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित काल तक फैली रहती है उसको क्या कहते हैं? तो बिंदु, बिंदु हमने यहाँ पे कोई लगा लिया तो ये तो कोई फैले नहीं रहता है, गलत हो जाएगा। समतल, समतल हमारा सही आंसर हो सकता है। रेखा और रेखाखंड, तो रेखाखंड तो एक रेखा का हिस्सा होता है, तो ये तो दोनों तरफ नहीं फैलता। रेखा की बात करें तो रेखा फैल सकती है, लेकिन यह चारों दिशाओं में नहीं फैलेगी, सभी दिशाओं में या तो आगे को जाएगी या पीछे को जाएगी। तो हमारा समतल ही जो हमारा सभी दिशाओं में फैल सकता है अनिश्चित काल तक, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा समतल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 8 1 और 7, ध्यान दीजिएगा साथियों, 8 1 और 7 का प्रयोग करके और किसी एक संख्या को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो हमें इन ये जो 3 अंक दे रखे हैं 8 1 और 7, ये 3 अंक और इन अंकों में से हम किसी एक भी अंक का 2 बार यूज कर सकते हो और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो पहले इनमें सबसे बड़ी संख्या देख लें, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8 है, 8 एक बार लिख लेंगे। और जब हमें मौका मिल रहा कोई संख्या 2 बार लिखने का तो हम बड़ी संख्या लिखेंगे 2 बार, तो इसको 1 बार और लिख लेंगे। इससे छोटी कौन सी है? 7 है और सबसे छोटी 1 है, तो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये बन जाएगी 88 71, 8871 जो हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक सोने के आभूषण का वजन 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम है। ज्वेलरी में मोतियों का वजन, अब कोई जो ज्वेलरी है उसमें सोना भी लगा हुआ है और मोती भी लगे हुए हैं, तो ये तो टोटल वजन हो गया आभूषण का। और ये मोतियों का वजन जितने उसमें मोती लगे हुए हैं सोने से अलग, 3 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम। तो आभूषण में प्रयुक्त सोने का भार ज्ञात करना है कि उस आभूषण में सोना कितना लगा हुआ है। तो सिंपली जो मोतियों का वजन है वो हम आभूषण के वजन में से घटा देंगे और सोने का वजन बच जाएगा। तो इसको सिंपल ऐसे ही घटा लेंगे, इजी क्वेश्चन है। 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम और 8 हो जाएगा हमारा मिलीग्राम। इसको नीचे लिख लेंगे ऐसे, यूनिट के नीचे यूनिट लिखेंगे, मिलीग्राम वाला मिलीग्राम के नीचे 3 मिलीग्राम और 1 सेंटीग्राम और यहाँ पे लिख लेंगे 3 डेसीग्राम। घटा देंगे इनको, यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलीग्राम बचेगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 सेंटीग्राम बचेगा और 6 में से 3 घटाएंगे 3 हमारा डेसीग्राम बचेगा और 7 के नीचे कुछ नहीं तो 7 ग्राम बच जाएगा। तो अगर हमारा इसके ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, जिन्होंने भी हमें क्वेश्चन भेजा सिर्फ क्वेश्चन भेजा है, तो जिस भी ऑप्शन में हमारा ये होगा 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 2 सेंटीग्राम और 5 मिलीग्राम, वो आपका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध सोने का वजन इतना आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
26 को 1/2 से विभाजित किया जाता है और फिर 30 जोड़ा जाता है और अंत में 35 घटाया जाता है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। साथियों सिंपल सी एक इक्वेशन बन जाएगी। जो हमने पहले जो कल का 12 जनवरी का हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व करे थे, उसमें तो बोर्ड मार्क्स का एक सवाल पूरा दिया हुआ था, ये हमें सवाल बनाना है, बस इतना अंतर है। बनाएंगे, 26 को पहले भाग कर देंगे 1/2 से, ये हमने भाग कर दी। उसके बाद इसमें 30 को जोड़ा जा रहा है, 30 जोड़ दिया और अंत में 35 घटाया जा रहा है, ये 35 घटा दिया। तो सिंपली बोर्ड मार्क्स से करना है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसको बोर्ड मार्क्स से सोल्व करना, पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड को मैंने बताया डिवाइड हम करते नहीं है, इसको उल्टा करके हर को अंश में ले लेंगे और अंश को हर में और गुणा करके लगा देंगे। तो 26 गुणा 2 हो जाएगा प्लस 30 माइनस का 35 35 हो जाएगा और 26 दूनी 52 हो जाएंगे प्लस 30 माइनस का 35 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 52 और 30 हो जाएगा 82 माइनस 35 और 82 में से अगर हम 35 को घटाएंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 और 7 में 3 4 47 आ जाएगा 47, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 47। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन को सही से पढ़ो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे 999 हो जाएगी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इसको घटाएंगे, 9 में से 0 9 यहाँ पे बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बच जाएगा। तो 899 आ गया हमारा इन दोनों का अंतर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा 899। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, इसको सिंपली सोल्व करना है तो सरल कीजिए। साथियों इस क्वेश्चन को अगर हम कैलकुलेशन करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक लॉजिक समझते हैं इसमें। यहां पर देखो 11 के बाद 13 है और इनके बीच का जो अंक है वो यहां पर लिखा हुआ है 11 12 13। आगे देखते हैं 15 17 और 16 लास्ट में दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों का जो 15 और 17 के बीच का अंक है वो यहां पर दे रखा है 16। ऐसे यहां पर है 30 और 32, इनके बीच का अंक 31 यहां पर दे रखा है। अब यहां पर दे रखा है 46, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर देखो 32 में से 2 घटाएंगे 30 आ जाएगा, 17 में से 2 घटाएंगे 15 आ जाएगा और 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। ऐसे 46 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 44। अब 46 में 2 घटाया 44 आ गया। इन दोनों के बीच की संख्या क्या है, इन दोनों के बीच की संख्या बची हमारी 45 और 45 का स्क्वायर, तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, 44 और 45 का स्क्वायर। 44 और 45 का स्क्वायर ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 14 है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है और एलसीएम प्लस एचसीएफ 2520 दे रखा है। ये क्वेश्चन देखिए, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 2520 और एलसीएम और एचसीएफ का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा ही लिख लेंगे। हमें दिया हुआ है एलसीएम इक्वल टू 20 गुणा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ का 2 गुना है। साथियों इस क्वेश्चन को हम एलसीएम की जगह एक्स और एचसीएफ की जगह बाई मानकर भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूं। अगर आपको करना हो, आपको हार्ड लगे इस तरीके से, तो आप एक्स और बाई मान के भी कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे, दे रखी है एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 2520। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 में जो एलसीएम की वैल्यू दे रखी है इसको हम इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको रखेंगे 20 एचसीएफ हो जाएगा, हमने गुणा कर दी है 20 एचसीएफ प्लस का एचसीएफ इक्वल टू 2520 ये हो जाएगा। अब 20 एचसीएफ ये है हमारे और 1 एचसीएफ ये, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 21 एचसीएफ इक्वल टू 2520। अब यहाँ 21 गुणा में है तो अगर हम एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे तो 21 उधर पक्षांतर करेंगे 21 को, तो ये हमारा भाग में चला जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2520 बटे 21, 2520 बटे 21 हो जाएगा। और 21 से अगर हम इसको काटेंगे तो 21 का ना 21, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 0 120 आ जाएगा हमारा। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 120 आ गई। यहाँ पर ध्यान दो, एचसीएफ की वैल्यू हमारी 120 आ गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो वहां पर हमारी एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए हमें 120 की 20 से गुणा कर देंगे, यानी कि 20 गुणा 120 हमारी एलसीएम की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 0, यानी कि 2400 आ गया। तो ध्यान देना है, जो हमारा एचसीएफ आ गया वो आ गया 120 और एलसीएम आ गया हमारा 2400। इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी कि एलसीएम माइनस एचसीएफ। तो 2400 में से 120 को हम घटा देंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा और 10 में से यहां से 2.5 ले लेंगे, 10 में से 2 घटाया 8 बचेगा, यहां बचेगा 3 और 3 में से 1 घटाया
2 बचेगा और 2 हमारा ये बच जाएगा, यानी कि 2280 आ गया। तो स्पेस थोड़ा कम था, समझ लेंगे। यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू हमारी 120 आ गई थी यहाँ पर, और एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर 2400 आ गई थी। एलसीएम की वैल्यू कैसे आई थी, यहाँ पर हमने एचसीएफ की वैल्यू रख दी थी 120, तो 120 से 20 को गुणा करके हमारी 2400 आ गया था, और 2400 में से इसको हटा दिया, यानी कि अंतर निकालना था, तो 2280 हमारा इसका आंसर आ गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 15 और लास्ट प्रश्न होगा हमारा ये, त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने फलक होंगे। तो साथियों पहले एक त्रिभुजाकार पिरामिड बना लेते हैं। तो हमारा जो त्रिभुजाकार पिरामिड होगा वो कुछ इस तरीके से का होगा, जो हम बना रहे हैं आपके सामने, ये इस तरीके का होगा कुछ, और यहाँ पर जो एक लाइन होगी ये डॉटेड लाइन होगी इस तरीके से, यानी कि ये लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये भुजा जो पीछे की भुजा है इसके। तो हमें इसमें फलक बताने हैं। तो साथियों फलक वो होते हैं, फलक मतलब अंग्रेजी की बात करें तो फलक में फलक को बोलते हैं फेस। तो इसके फेस कितने होंगे, मतलब जितने साइड से हम इसे टच कर सकते हैं, जो इसकी साइड्स होंगी वो हमारे फलक होंगे। तो 3 साइड तो ऊपर की होगी इसकी, एक ये होगी, एक ये हो जाएगी हमारी, 1 2, और एक इसके अपोजिट साइड में जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उधर हो जाएगी तीसरी, और एक इसके नीचे की हो जाएगी ये चौथी। तो इसमें फलक कितने हो गए, फलक हो गए हमारे 4। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये ऑप्शंस एज इट इज नहीं दिखाई दे रहे होंगे जैसे आपके पेपर में होंगे, क्योंकि हमें ऑप्शंस नहीं मिले थे, तो ऑप्शंस इसमें हमने अपनी तरफ से रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा, 4 फलक होंगे इसमें। तो साथियों ये थे हमारे 15 प्रश्न जो आपके आज जो 13 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए थे। तो सभी साथी अपना स्कोर कमेंट टाइप करेंगे कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए हैं, और जिन साथियों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।